नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज के हेडलाइंस। 2024 का शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार घोषित। पुरस्कार मिला चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बैचलेट को। पुरस्कार इंदिरा गांधी की स्मृति में 1986 में किया गया था स्थापित। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 हुआ जारी। इंडेक्स में भारत 10वें स्थान से गिरकर पहुंचा 23वें स्थान पर। इंडेक्स में डेनमार्क, यूके और मोरक्को रहे पहले 3 स्थानों पर। और भारत की पहली स्वदेशी क्रिस्पर आधारित जीन थेरेपी हुई लॉन्च। थेरेपी बनाई गई है सिकल सेल डिजीज के इलाज के लिए। जीन थेरेपी का नाम रखा गया है बिरसा 101। आइए खबरों की शुरुआत करें। दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14 संवैधानिक सवाल सुप्रीम कोर्ट को भेजे थे। 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इन सभी पर अपना मत दिया है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह साफ किया कि राज्य सरकारों और राज्यपालों के बीच बिलों पर असहमति या देरी होने पर संविधान क्या कहता है और गवर्नर कितनी शक्ति रखते हैं। आइए एक एक करके आसान भाषा में इसे समझते हैं। देखिए, कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 200 के तहत जब कोई बिल राज्यपाल के पास जाता है तो उनके पास केवल 3 विकल्प होते हैं: स्वीकृति प्रदान करना, विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखना, या स्वीकृति रोककर विधेयक को पुनर्विचार के लिए टिप्पणियों के साथ विधानमंडल को लौटा देना। यहीं पर एक टर्म आपको जानना चाहिए, यह है विथहोल्ड एसेंट, यानी केवल स्वीकृति रोकना। विथहोल्ड एसेंट वो स्थिति है जब राज्यपाल किसी विधेयक को सीधे सीधे अस्वीकार कर देते हैं, जिससे वो विधेयक आगे नहीं बढ़ता और न ही दोबारा विधानसभा की मंजूरी से वापस लाया जा सकता है। विथहोल्ड एसेंट राज्यपाल की डिस्क्रिशनरी पावर है और कोर्ट ने इसे कई मामलों में कहा है कि इस शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ अपवाद की इस परिस्थितियों में ही किया जा सकता है, जैसे जब विधेयक संविधान विरोधी हो, राष्ट्रीय नीति से टकराता हो या विधायी प्रक्रिया में गंभीर दोष हो। महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायालय ने फैसला दिया कि विथहोल्ड एसेंट का कोई विकल्प नहीं है, यानी राज्यपाल किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार नहीं कर सकते, उसे लंबित नहीं रख सकते। यदि वे स्वीकृति नहीं देते तो उन्हें विधेयक को सदन में वापस करना होगा। आप इसे राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो की शक्ति से कंफ्यूज मत होइएगा। राज्यपाल की विथहोल्ड एसेंट और राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो अलग अलग शक्तियां हैं। आगे कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया में राज्यपाल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह से बाध्य नहीं है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 163 में कहा गया है कि राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करना चाहिए, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां संविधान उन्हें विवेकाधिकार का प्रयोग करने के लिए अनुमति देता है, अपेक्षा करता है। कोर्ट ने निर्णय दिया कि विधेयकों को स्वीकृति देने के विशिष्ट कार्य में राज्यपाल को विवेकाधिकार प्राप्त है और वह मंत्रिमंडल की सलाह से बाध्य नहीं है। पीठ ने तर्क दिया कि अगर राज्यपाल मंत्रिमंडल से बाध्य होते तो वह किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए कभी नहीं लौटा पाते, क्योंकि कोई भी सरकार अपने स्वयं के कानून के विरुद्ध सलाह नहीं देगी। आगे कोर्ट ने आर्टिकल 361 पर भी अपनी राय रखी। आर्टिकल 361 कहता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने आधिकारिक कार्यों के लिए पद पर बने रहते हुए किसी भी अदालत के सामने जवाबदेह नहीं होते। साथ ही राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ किसी भी अदालत में क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू नहीं की जा सकती। इस मुद्दे पर कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 361 राज्यपाल को व्यक्तिगत प्रतिरक्षा तो देता है, लेकिन उनके कार्यालय की संवैधानिक निष्क्रियता न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं है। यानी गवर्नर व्यक्तिगत रूप से सुरक्षित हैं, उन्हें सजा या कोर्ट समन नहीं मिलेगा, लेकिन गवर्नर का ऑफिस संविधान के तहत जवाबदेह है कि वह निर्णय समय पर निष्पक्ष और उचित ढंग से ले। इसे और अच्छे से समझें तो ऑफिस जवाबदेही से मुक्त नहीं है। इसका मतलब है कि सरकार का काम पेंडिंग नहीं रख सकते, बिल को महीनों सालों तक रोक नहीं सकते और कोर्ट्स ऐसे मामलों में दखल दे सकती है, यानी प्रशासनिक देरी को इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। आगे कोर्ट ने यह भी कहा कि वह राज्यपाल पर कोई कड़ी समय सीमा नहीं लगा सकती, क्योंकि संविधान में एज सून एज पॉसिबल लिखा है, क्योंकि कोई निश्चित अवधि नहीं दी गई है। इसी तरह आर्टिकल 201 के तहत जब कोई बिल राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति का निर्णय भी मेरिट्स पर चुनौती योग्य नहीं है और उन पर भी समय सीमा नहीं लगाई जा सकती। आगे सवाल था कि क्या राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखने पर राष्ट्रपति को 143 अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की सलाह लेने की आवश्यकता होती है। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति को हर बार सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 143 के तहत सलाह लेना आवश्यक नहीं है। आगे कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह किसी बिल के विषय वस्तु की वैधता तब तक नहीं देख सकती जब तक वह कानून न बन जाए। बिल पर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकती। हाँ, बिल के पास होने के बाद जब वो कानून बन जाए तो जुडिशियल रिव्यू के तहत वो आएगा। कोर्ट ने अनुच्छेद 142 पर आधारित एक प्रश्न का भी जवाब दिया और इस प्रश्न में अदालत ने डीम्ड एसेंट की भी व्याख्या की। देखिए, डीम्ड एसेंट का मतलब है
कि अगर राज्यपाल लंबे समय तक कोई फैसला न ले तो माना जाएगा कि बिल अपने आप पास हो गया। यह एक तरह का लीगल फिक्शन है कि विधेयक विलंबित है तो विधेयक पास माना जाए। कोर्ट ने यह माना कि आर्टिकल 142 के तहत डीम्ड एसेंट घोषित करना पूरी तरह से असंवैधानिक होगा, क्योंकि इससे गवर्नर की संवैधानिक भूमिका को अदालत द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा और यह संविधान की संरचना के विपरीत है। कोर्ट ने दो और प्रश्न आर्टिकल 145(3) के तहत बेंच गठन और आर्टिकल 131 के तहत सेंटर स्टेट विवाद को यह कहते हुए अनुत्तरित छोड़ दिया कि उनका इस संदर्भ से सीधा संबंध नहीं है। अंततः कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि राज्य में पारित कोई भी बिल गवर्नर या प्रेसिडेंट के एसेंट के बिना कानून नहीं बन सकता और न ही अदालत इन संवैधानिक प्राधिकरणों के कार्य को अपने आदेशों से प्रतिस्थापित कर सकती है। अब पूरे फैसले का सार 5 पॉइंट में समझिए। पहला, गवर्नर बिल को अनंत समय तक नहीं रोक सकते। दूसरा, गवर्नर बिल पर सरकार की सलाह का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। तीसरा, यदि गवर्नर अत्यधिक देरी करे तो अदालत हस्तक्षेप कर सकती है। चौथा, कोर्ट किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी पर रिजिड टाइमलाइंस नहीं लगा सकती। और पांचवा, डीम्ड एसेंट जैसी कोई शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। दोस्तों, साल 2024 का शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बैचलेट को दिया गया है। बैचलेट दुनिया भर में मानवाधिकारों, सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता और लोकतांत्रिक मूल्यों की मजबूती के लिए जानी जाती हैं। वे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त भी रह चुकी हैं, इसलिए यह पुरस्कार उनके अंतर्राष्ट्रीय योगदान की बड़ी मान्यता है। इंदिरा गांधी पीस प्राइज हर साल उस व्यक्ति या संस्था को दिया जाता है जिसने अंतर्राष्ट्रीय शांति, निरस्त्रीकरण, विकास, मानवीय सहयोग और वैश्विक सद्भाव बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह पुरस्कार 1986 में इंदिरा गांधी की स्मृति में स्थापित किया गया था और इसमें 25 लाख रुपए की धनराशि और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि यह राष्ट्रीयता, धर्म या नस्ल के आधार पर भेदभाव किए बिना दिया जाता है और पूरी तरह इस पर आधारित होता है कि किसी ने दुनिया को बेहतर बनाने के लिए वास्तव में कितना रचनात्मक और प्रभावी काम किया। इस अवार्ड के दायरे को समझना भी जरूरी है। यह सिर्फ शांति के लिए काम करने वालों को नहीं, बल्कि उन लोगों को भी सम्मानित करता है जो नई आर्थिक व्यवस्था, वैज्ञानिक ज्ञान के मानवीय उपयोग, विकासशील देशों की उन्नति और इंसान की स्वतंत्रता और आत्मा को समृद्ध करने के लिए योगदान देते हैं। इसलिए इसके पिछले विजेताओं की सूची भी बहुत विविध और प्रतिष्ठित है, जैसे मिखाइल गोर्बाचेव, कोफी अन्नान, यूनिसेफ, एंजेला मर्केल, इसरो, मनमोहन सिंह, डेविड एटनबरो और प्रथम एनजीओ को यह पुरस्कार मिल चुका है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2026 में भारत 13 रैंक गिरकर अब 23वें स्थान पर पहुंच गया है। पहले भारत 10वें नंबर पर हुआ करता था। इस बार भारत को कुल 61.31 स्कोर मिला और हाई परफॉर्मर से घटकर मीडियम परफॉर्मर की कैटेगरी में ये आ गया। इस इंडेक्स में डेनमार्क, यूके और मोरक्को पहले 3 स्थानों पर रहे। वहीं चीन, रूस, अमेरिका और सऊदी G20 देशों में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देश पाए गए। आइए समझते हैं CCPI क्या है और भारत की रैंक इतनी क्यों गिर गई। देखिए, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स एक वैश्विक रिपोर्ट है जिसे 3 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क जारी करती हैं। इसका मकसद ये देखना होता है कि दुनिया के बड़े उत्सर्जक देश जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए कितनी प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। इस इंडेक्स में देशों को 4 मानकों पर आंका जाता है। पहला है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, दूसरा है नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग, तीसरा है ऊर्जा की खपत और चौथा है जलवायु नीति। दोस्तों, इस बार भारत की रैंक 3 मुख्य कारणों से गिरी। पहला, भारत को नवीकरणीय ऊर्जा सेक्टर में लो रेटिंग मिली है, यानी हमारी ग्रीन एनर्जी की रफ्तार जितनी तेज होनी चाहिए उतनी नहीं है। दूसरा, रिपोर्ट मानती है कि भारत अभी भी कोयले, तेल और गैस पर भारी निर्भर है, जिससे कुल उत्सर्जन बढ़ता है। तीसरा, भारत को उत्सर्जन, ऊर्जा उपयोग और क्लाइमेट पॉलिसी में केवल मीडियम स्कोर मिला। भारत अभी भी कई क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन रैंक में गिरावट इस बात का संकेत है कि स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु नीति को और मजबूत करना होगा, वरना आने वाले वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग और भी नीचे जा सकती है। भारत और अमेरिका के बीच ऊर्जा व्यापार अब तेजी से बढ़ रहा है और इसी कड़ी में भारत की सरकारी ऑयल कंपनियों ने पहली बार अमेरिकी LPG के लिए 1 साल का बड़ा और तयशुदा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। यह कॉन्ट्रैक्ट लगभग 2.2 मिलियन टन प्रति वर्ष का है, जो भारत की कुल LPG इंपोर्ट का करीब 10% बनता है। इसे पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ऐतिहासिक बताया, क्योंकि इससे भारत अमेरिका से LPG का एक स्थायी सौदा करने वाले देशों में शामिल हो गया है। यह कदम इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत अपने US ट्रेड सरप्लस को कम करना चाहता है। यह वही मुद्दा है जिसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तब उठाया था जब उन्होंने भारतीय सामानों पर 50% का टैरिफ लगा दिया था।
इस दौरान भारत की रूस से बढ़ती तेल खरीद पर भी ट्रंप ने आपत्ति जताई थी, जिसके बाद भारत ने यूएस से तेल और गैस की खरीद बढ़ानी शुरू कर दी थी। अब इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने मिलकर यूएस की 3 बड़ी कंपनियां शेवरॉन, फिलिप्स 66 और टोटल एनर्जीज को अगले साल की एलपीजी सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। यह एलपीजी आमतौर पर कुकिंग फ्यूल के रूप में इस्तेमाल होती है और भारत अभी तक इसे मुख्यतः सऊदी अरब, यूएई, कतर और कुवैत से मंगाता था। लेकिन यह नया सौदा भारत की निर्भरता को वेस्ट एशिया से हटाकर विविध देशों में फैलाने में मदद करेगा ताकि बेहतर दाम मिल सके। भारत में एलपीजी का बड़ा हिस्सा सब्सिडी पर बिकता है और सरकार पिछले कई सालों से गरीब और ग्रामीण परिवारों तक एलपीजी पहुंचाने की कोशिश कर रही है ताकि परंपरागत और प्रदूषित ईंधनों का इस्तेमाल कम से कम हो। वैसे भी भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है। भारत 88% क्रूड ऑयल इंपोर्ट पर निर्भर है और एलपीजी का 60% हिस्सा भी विदेशों से आता है। अमेरिका पहले से ही भारत को क्रूड ऑयल सप्लाई करने वाला 5वां सबसे बड़ा सप्लायर है और एलएनजी का दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर है। वहीं ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि वे इंडिया के लिए अमेरिका को मुख्य तेल और गैस सप्लायर बनाना चाहते हैं ताकि दोनों देशों के बीच व्यापार संतुलित हो सके। उन्होंने हाल ही में यह भी कहा कि टैरिफ कम किए जाएंगे और ट्रेड डील लगभग तैयार है, यानी आने वाले समय में भारत अमेरिका ऊर्जा साझेदारी और गहरी होने वाली है। हाल ही में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने भारत की पहली स्वदेशी क्रिस्पर आधारित जीन थेरेपी लॉन्च की है, जो सिकल सेल डिजीज के इलाज के लिए बनाई गई। इसका नाम है बिरसा 101। ये नाम रखा गया है। इसका नाम बिरसा मुंडा के सम्मान में रखा गया ताकि यह आदिवासी समाज की उस ऐतिहासिक लड़ाई को भी दर्शाए जिसमें स्वास्थ्य, पहचान और संघर्ष की कहानी छिपी है। याद रखिए कि बिरसा 101 की तकनीक विकसित की है CSIRIGIB यानी इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी ने। चलिए समझते हैं क्रिस्पर तकनीक क्या होती है। देखिए, CRISPR-Cas9 असल में एक जीन एडिटिंग टूल है, यानी ये डीएनए के उस हिस्से को जिसमें गलती है उसे काटकर सही कर देता है। अब समझिए सिकल सेल डिजीज को। यह एक ऐसी इनहेरिटेड बीमारी है जिसमें शरीर की लाल रक्त कोशिकाएं कठोर और सिकल जैसी टेढ़ी हो जाती हैं। इससे ऑक्सीजन ढंग से नहीं पहुंच पाती, ब्लड फ्लो रुक सकता है और तेज दर्द, एनीमिया, रिपीटेड इन्फेक्शंस, ऑर्गन्स को नुकसान और कभी कभी स्ट्रोक तक होने लगता है। यह बीमारी तभी विकसित होती है जब माता पिता में से दोनों के जीन्स में म्यूटेशंस मौजूद हो। अगर एक पेरेंट कैरियर है तो बीमारी नहीं होती, लेकिन आगे पास होने की संभावना होती है। अब बिरसा 101 इस बीमारी को एड्रेस करने का तरीका बदल देता है। यह एक बार दिया जाने वाला इन्फ्यूजन है, यानी मरीज को केवल एक बार थेरेपी लेनी होती है। इसमें पहले मरीज के बोन मैरो से स्टेम सेल्स ली जाती हैं, फिर CRISPR-Cas9 से उन स्टेम सेल्स के डीएनए की गलत म्यूटेशन को ठीक किया जाता है। जब इन्हें शरीर में वापस डाला जाता है तो वे धीरे धीरे नॉर्मल हेल्दी रेड ब्लड सेल्स बनाना शुरू कर देती हैं। इससे बार बार दर्द, ब्लॉकेज और ऑर्गन डैमेज जैसी समस्याएं कम होने लगती हैं और मरीज सामान्य जीवन जीने की स्थिति में आता है। देखिए, दुनिया में क्रिस्पर थेरेपीज अभी बहुत महंगी हैं, कई करोड़ रुपए तक की, लेकिन बिरसा 101 को भारत ने ग्लोबल कॉस्ट से बहुत कम कीमत पर बनाया है ताकि आदिवासी समुदायों और उन दूर दराज इलाकों में रहने वाली आबादी तक इलाज पहुंच सके जहां सिकल सेल बीमारी सबसे ज्यादा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 20 पॉइंट गाजा पीस प्लान को 17 नवंबर को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मंजूरी मिल गई, जो ये दिखाता है कि दुनिया किसी भी कीमत पर गाजा में स्थिरता चाहती। इस प्लान का सबसे संवेदनशील हिस्सा पैलेस्टाइन स्टेटहुड का जिक्र है। ये बात इतनी भारी है राजनीतिक रूप से कि इसने पूरी अंतर्राष्ट्रीय बहस को तेज कर दिया। प्लान के भीतर गाजा में 3 नई अथॉरिटीज बनाई जाएंगी। पहली है बोर्ड ऑफ पीस, जिसकी अध्यक्षता खुद ट्रंप करेंगे। यह गाजा के रिकंस्ट्रक्शन, इकोनॉमिक रिवाइवल और पूरी शांति प्रक्रिया की मॉनिटरिंग करेगा। यह यूएन को रिपोर्ट तो करेगा, लेकिन उसके कंट्रोल में नहीं होगा और इसके मेंबर्स कौन होंगे ये अभी भी ट्रंप के अनाउंसमेंट्स के इंतजार में है। दूसरी है इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स ISF। ये गाजा में लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी बनाएगी, हथियारों की तस्करी को रोकेगी और रिकंस्ट्रक्शन सप्लाईज की मूवमेंट को सुरक्षित रखेगी। कई देश बिना यूएन की मंजूरी के इसमें शामिल होने से बच रहे थे, इसलिए काउंसिल की मंजूरी मिलना अहम है। फिर भी देश अपनी सेनाएं ऐसे संवेदनशील जोन में भेजने को लेकर झिझक रहे हैं। तीसरी अथॉरिटी होगी एक टेक्नोक्रेटिक अपोलिटिकल पैलेस्टाइन कमेटी, जो गाजा की रोजमर्रा की पब्लिक सर्विसेज को संभालेगी, लेकिन इसके सदस्यों को लेकर भी अभी कोई स्पष्टता नहीं है। प्लान का सबसे बड़ा राजनीतिक कदम यह है कि इसमें कहा गया है अगर पैलेस्टाइन अथॉरिटी में सुधार हो जाए और गाजा का रीबिल्डिंग ट्रैक पर आ जाए तो फिलिस्तीनियों को सेल्फ डिटर्मिनेशन और स्टेटहुड की एक विश्वसनीय राह मिल सकती है। यही लाइन अरब और मुस्लिम देशों का समर्थन पाने में निर्णायक साबित हुई और इसी समर्थन के कारण रूस और चीन ने इसे वीटो नहीं किया। रिकंस्ट्रक्शन की फंडिंग
वर्ल्ड बैंक बेस्ड ट्रस्ट फंड से आएगी, लेकिन इस प्लान की सबसे बड़ी चुनौती है कि इजराइल और हमास दोनों इसके अहम हिस्सों को पहले ही खारिज कर चुके हैं। इजराइल की राइट विंग पार्टियां स्टेटहुड का जिक्र सुनकर ही नाराज हैं और नेतन्याहू ने साफ दोहराया है कि वे पैलेस्टाइन राज्य के खिलाफ ही हैं। वहीं हमास का कहना है कि यह प्लान गाजा पर इंटरनेशनल गार्जियनशिप थोपता है और आईएसएफ सीधे तौर पर रेजिस्टेंस को डिसआर्म करेगी। तीनों नई अथॉरिटीज की संरचना को लेकर अस्पष्टता, आईएसएफ के गठन पर अनिश्चितता और देशों की सैनिक भेजने में झिझक, ये सब इस प्लान के भविष्य को धुंधला बनाते हैं। फिर भी कुछ पॉजिटिव संकेत जरूर नजर आ रहे हैं। पहली बार किसी यूएन दस्तावेज में पैलेस्टाइन सेल्फ डिटर्मिनेशन का औपचारिक उल्लेख है। ट्रंप को गाजा रिकंस्ट्रक्शन में एक लॉन्ग टर्म स्टेक मिल रहा है, जिससे उनकी वॉरियर ऑफ पीस इमेज की मजबूती मिलती है। और अगर आईएसएफ बहुराष्ट्रीय रूप ले पाती है तो इससे गाजा पर लगातार इंटरनेशनल निगरानी बनी रहेगी, जो बड़े पैमाने पर हिंसा की वापसी को रोकने में मदद कर सकती है। हाल ही में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बी अनंत नागेश्वरन ने चिंता जताई कि कंपनियां आईपीओ का इस्तेमाल लंबी अवधि का कैपिटल जुटाने के बजाय शुरुआती निवेशकों के एग्जिट इवेंट बनाने के लिए कर रही हैं। उनके अनुसार इससे पब्लिक मार्केट्स की मूल भावना कमजोर होती है, क्योंकि बाजार का मकसद कंपनियों को भविष्य की ग्रोथ के लिए फंड देना है, न कि केवल निवेशकों को मुनाफे के साथ बाहर निकालने में मदद करना। डेटा के मुताबिक पिछले महीनों में आईपीओ बाजारों में काफी तेजी देखी गई। 2025 में अब तक 84 कंपनियों ने 1,30,000 करोड़ रुपए जुटाए और इनमें से 64% रकम यानी 82,976 करोड़ रुपए केवल ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल के जरिए जुटाई गई। इसका मतलब साफ है कि आईपीओ ज्यादा एग्जिट इवेंट बन चुके हैं, न कि ग्रोथ फंड रेजिंग इवेंट। चलिए आईपीओ और ओएफएस को आसान भाषा में समझ लेते हैं। देखिए, मान लीजिए आपकी बनाई हुई कंपनी अब बहुत बड़ी हो गई और आपको ज्यादा पैसा चाहिए, मशीन, ऑफिस स्टाफ, नई टेक्नोलॉजी के लिए। तो आप पहली बार अपनी कंपनी के शेयर आम जनता को बेचते हैं, इसे कहते हैं आईपीओ। अब अगर ऐसा हो कि कंपनी के पुराने निवेशक या कंपनी के मालिक अपने ही शेयर जनता को बेचकर अपना पैसा निकालते हैं, तो इसे ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल कहते हैं। इसमें कंपनी को 1 रुपया भी नहीं मिलता, क्योंकि इसमें प्रमोटर या शुरुआती निवेशक अपनी हिस्सेदारी बेचकर आंशिक या पूर्ण रूप से बाहर निकल जाते हैं। इस प्रोसेस में नया पैसा कंपनी में नहीं जाता। ऐसे मौकों को कहते हैं एग्जिट इवेंट्स, यानी पुराने निवेशकों को अपना पैसा निकालने का मौका। सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा कि अब आईपीओ का इस्तेमाल कंपनी को बढ़ाने के लिए कम हो रहा है और पुराने निवेशकों को पैसा निकालने के लिए ज्यादा हो रहा है। ये बात बाजार के लिए अच्छी नहीं है। उन्होंने समझाया कि अगर हमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट, फैक्ट्रियां, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो सिर्फ बैंक लोन काफी नहीं है। इसके लिए जरूरी है कि बॉन्ड मार्केट मजबूत हो और इंश्योरेंस और पेंशन फंड ज्यादा निवेश करें, क्योंकि इनका पैसा लंबे समय के लिए होता है। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने यह भी कहा कि आजकल दुनिया में पूंजी वहीं जा रही है जहां राजनीतिक रिश्ते और रणनीतिक फायदे हों। इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होने के बावजूद विदेशी निवेशक भारत से ज्यादा रिस्क प्रीमियम यानी ज्यादा रिटर्न की मांग करते हैं, क्योंकि वे इसे थोड़ा जोखिम भरा मानते हैं। इसका मतलब है कि अगर विदेशी निवेश राजनीतिक कारणों से कम होता गया तो विकास के लिए ज्यादातर पैसा हमें अपने ही देश से जुटाना पड़ेगा। और चिंता यही है कि देश के आईपीओ असली मकसद से दूर हो रहे हैं और आजकल ज्यादातर पुराने निवेशकों का पैसा निकालने का तरीका बन रहे हैं, जो अच्छी बात नहीं है। वहीं सेबी चेयरमैन कह रहे हैं कि आईपीओ 2 तरह के होते हैं। कुछ आईपीओ में पुराने निवेशक अपने शेयर बेचकर बाहर निकल जाते हैं और कुछ आईपीओ में कंपनी नया पैसा जुटाती है ताकि आगे बढ़ सके। उन्होंने कहा दोनों तरह के आईपीओ अच्छे हैं और मार्केट में सब तरह के विकल्प होने चाहिए, यानी इसमें कोई बुराई नहीं कि कुछ लोग आईपीओ से एग्जिट ले रहे हैं। जीसीसी यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ने हाल ही में एक ऐतिहासिक वन स्टॉप ट्रैवल सिस्टम को मंजूरी दे दी है। इस सिस्टम के लागू होने के बाद जीसीसी देशों के बीच यात्रा करना बहुत आसान हो जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इमिग्रेशन, कस्टम्स और सिक्योरिटी चेक अब एक ही पॉइंट पर पूरे हो जाएंगे। इसे क्षेत्रीय यात्रा व्यवस्था में सबसे बड़े सुधार के तौर पर देखा जा रहा है। देखिए, गल्फ देशों की राजनीति और अर्थव्यवस्था अक्सर तेल, सुरक्षा और रणनीतिक रिश्तों के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन अब जीसीसी ने जो कदम उठाया है वह इन देशों के बीच लोगों की आवाजाही को एक नए स्तर पर ले जाएगा। वन स्टॉप ट्रैवल सिस्टम सिर्फ सुविधा का मामला नहीं है, यह क्षेत्रीय एकजुटता और आर्थिक एकीकरण की दिशा में भी बड़ा मोड़ है। कल्पना कीजिए, एक बार किसी भी जीसीसी एयरपोर्ट पर चेक इन पूरा कीजिए और उसके बाद 6 देशों में कहीं भी यात्रा करिए। दोबारा कोई चेक नहीं, दोबारा कोई लाइन नहीं लगना। यही इस नई व्यवस्था का वादा है। 1981 में बने इस संगठन का उद्देश्य भी यही था। मकसद था गल्फ देशों को आर्थिक, सुरक्षा, सांस्कृतिक और सामाजिक मोर्चों पर जोड़कर एक मजबूत क्षेत्रीय समुदाय बनाना। उस समय की पृष्ठभूमि में ईरानी क्रांति और ईरान इराक युद्ध जैसी घटनाएं थीं,
जिन्होंने खाड़ी देशों को एक साझा मंच की जरूरत महसूस कराई। इसी जरूरत से पैदा हुआ जीसीसी। इसका मुख्यालय रियाद में है। इसके सदस्य देश हैं बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई। अब सवाल यह है कि वन स्टॉप ट्रैवल सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, गल्फ देश आज सिर्फ ऊर्जा बाजार ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय निवेश, व्यापार, टूरिज्म और डिजिटल इकोनॉमी की नई ताकत बनना चाहते हैं। यात्रा प्रक्रियाओं को सरल बनाकर ये देश न सिर्फ अपनी आपसी कनेक्टिविटी को बढ़ाएंगे बल्कि बिजनेस, वर्कफोर्स मूवमेंट और टूरिज्म को भी नई रफ्तार देंगे। इस सिस्टम के तहत किसी भी यात्री, खासकर जीसीसी नागरिक को सिर्फ एक जगह चेकिंग करानी होगी और इसके बाद वह बिना किसी अतिरिक्त औपचारिकता के सभी सदस्य देशों में प्रवेश कर सकेगा। इस कदम को क्षत्रिय सिंगल ट्रैवल स्पेस की दिशा में पहला बड़ा कदम माना जा रहा है। यूरोपियन यूनियन के शेंगेन मॉडल की तरह जीसीसी भी अब एक ऐसा ढांचा बना रहा है जो इसके देशों को अधिक से अधिक एकीकृत और प्रतिस्पर्धी बनाए। दोस्तों, कैलिफोर्निया के वैंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से सेंटिनल-6B सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। यह नासा, NOAA और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का संयुक्त मिशन है। इसका मुख्य काम है धरती के बढ़ते समुद्री स्तर को सटीकता से नापना। ये सैटेलाइट अगले 5.5 साल तक ऑर्बिट में रहकर दुनिया के 90% महासागरों का हाई प्रिसीजन डेटा भेजेगा। अब जरा सोचिए, जब समुद्र का स्तर कुछ सेंटीमीटर बढ़ता है तो इसका असर क्या होता है। तटीय शहरों में बाढ़ का खतरा, कहीं जबरदस्त सूखा, कहीं बर्फीली हवाएं, कहीं मौसम में असामान्य उतार चढ़ाव। हमने दुनिया भर में पिछले कुछ ही सालों में ऐसा होते देखा है। इसलिए जरूरी है महासागरों का हाई प्रिसीजन डेटा। देखिए, सेंटिनल-6B का लॉन्च सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है बल्कि जलवायु परिवर्तन की बदलती तस्वीर को समझने की हमारी वैश्विक कोशिश का एक अहम पड़ाव है। दुनिया भर की वैज्ञानिक एजेंसियां जैसे कि नासा, NOAA और यूरोपियन स्पेस एजेंसी इसीलिए इस परियोजना में कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि समुद्र स्तर में हो रही बढ़ोतरी अब सिर्फ वैज्ञानिक चुनौती नहीं है बल्कि भविष्य की मानव सुरक्षा का मुद्दा है। आपको बता दें कि 2020 में सेंटिनल-6 को लॉन्च किया गया था। अब सेंटिनल-6B को उसी विरासत के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है। हर 112 मिनट में धरती का एक चक्कर लगाते हुए यह सैटेलाइट 7.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलकर महासागरीय सतह की ऊंचाई को लगभग 1 इंच तक की सटीकता से माप पाएगा। यह सटीकता इस मिशन को दुनिया का सबसे विश्वसनीय समुद्र स्तर रिकॉर्डर बनाती है। इसके अंदर लगे 6 उन्नत वैज्ञानिक उपकरण समुद्र के तापमान, सतह की ऊंचाई, हवा की गति और पानी में हो रहे सूक्ष्म परिवर्तन को रियल टाइम में कैप्चर करेंगे। 2 फिक्स्ड और 2 डिप्लॉयबल सोलर पैनल इसे लगातार ऊर्जा देते रहेंगे, जबकि इसका नॉन सन सिंक्रोनस ऑर्बिट इसे पृथ्वी के विविध हिस्सों का अनूठा अवलोकन करने का मौका देता है। यही वजह है कि सेंटिनल-6B का डेटा मौसम पूर्वानुमान को और भी ज्यादा सटीक बनाता है। यह सैटेलाइट न सिर्फ वैज्ञानिकों की मदद करेगा बल्कि तटीय इंफ्रास्ट्रक्चर, समुद्री व्यापार और आपदा प्रबंधन को भी ज्यादा मजबूत बनाएगा। दुनिया भर की सरकारें अब ऐसे मिशनों से मिले डेटा पर अपने जलवायु नीतियां भी तय कर रही हैं। ताजा मामला यह है कि चीन की कोस्ट गार्ड का एक शिप फॉर्मेशन सेनकाकू आइलैंड्स के विवादित जल क्षेत्र से होकर गुजरा है। ये इलाका पहले से ही चीन और जापान के बीच तनाव का कारण रहा है, इसलिए इस घटना ने दोनों देशों के रिश्तों में एक बार फिर से हलचल पैदा कर दी। दोस्तों, पूर्वी चीन सागर का एक छोटा सा द्वीप समूह है सेनकाकू आइलैंड्स। ये दिखने में भले ही मामूली लगे, लेकिन एशिया प्रशांत क्षेत्र की राजनीति में ये एक ऐसा बारूद का ढेर है जिस पर जरा सी चिंगारी भी बड़ा विवाद खड़ा कर सकती है। चीन इसे दियाओयू कहता है जबकि जापान सेनकाकू। दोनों ही देश इन निर्जन द्वीपों को अपनी ऐतिहासिक और कानूनी विरासत बताते हैं। इसलिए जैसे ही चीन की कोस्ट गार्ड के शिप फॉर्मेशन ने इस क्षेत्र में प्रवेश किया, टोक्यो से लेकर बीजिंग तक राजनीतिक सरगर्मी अचानक से तेज हो गई। खास बात यह है कि ये द्वीप निर्जन है लेकिन इनका महत्व तो बहुत बड़ा है। कुल मिलाकर ओत्सुरी, कुबा, ताइशो, किताकोजिमा और मीनामिकोजिमा और अन्य छोटे छोटे रॉकी आइलैंड्स मिलाकर इनका क्षेत्रफल लगभग 6.3 स्क्वायर किलोमीटर ही है मात्र। परंतु समुद्री कानूनों के तहत इन द्वीपों पर नियंत्रण का मतलब है उस पूरे समुद्री क्षेत्र पर प्रभाव जहां विशाल मछली संसाधन है, संभावित तेल गैस भंडार और महत्वपूर्ण शिपिंग रूट तो है। यही वजह है कि यह विवाद सिर्फ भौगोलिक नहीं बल्कि रणनीतिक और आर्थिक दोनों है। भूगोल की दृष्टि से यह इलाका अत्यंत दिलचस्प है। द्वीपों में कांग्लोमेरेट सैंडस्टोन, टफ एंडेसाइट, एंडेसिटिक लावा और होलोसीन काल की कोरल आउटक्रॉपिंग जैसी परतें दिखती हैं। आसपास का इलाका ज्वालामुखी और फॉल्ट से भरा है जो इस क्षेत्र की भूमि संरचना को लगातार प्रभावित करते रहते हैं। यानी ये सिर्फ राजनीतिक रूप से नहीं बल्कि भूवैज्ञानिक रूप से भी संवेदनशील जोन है।
प्रशासन की बात करें तो जापान इन द्वीपों को आधिकारिक तौर पर अपने ओकिनावा प्रीफेक्चर के इशिगाकी शहर का हिस्सा मानकर प्रशासन चलाता है। चीन इस दावे को मानने से इनकार करता है और समय समय पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कोस्ट गार्ड के जहाज भेजते रहता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है और एक बार फिर एशिया में समुद्री तनाव की लहर उठ गई है। हाल ही में भारत ने अपने पूर्वी मोर्चे को मजबूत करने के लिए 3 नए सैन्य गैरिसन स्थापित कर दिए हैं। देखिए, जहां सेना स्थायी रूप से तैनात रहती है और वहीं से अपने ऑपरेशंस चलाती है, ऐसे स्थायी सैन्य ठिकानों को सैन्य गैरिसन कहते हैं। ये गैरिसन असम के धुबरी जिले में लाचित बोरफुकन मिलिट्री स्टेशन, बिहार के किशनगंज और पश्चिम बंगाल के चोपड़ा में बनाए गए हैं। ये तीनों ही लोकेशन भारत बांग्लादेश सीमा के बहुत करीब हैं। ये कदम बांग्लादेश में हालिया सत्ता परिवर्तन, चीन की बढ़ती सक्रियता और खासकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया। इन गैरिसनों में से आर्मी की निगरानी, ऑपरेशनल रेडीनेस और बीएसएफ के साथ समन्वय में बड़ी बढ़ोतरी होगी। देखिए, हम सबको पता है कि बांग्लादेश में हालात बहुत खराब हैं। हाल में हुए सत्ता परिवर्तन और चीन की सक्रियता के चलते भारत के पूर्वी मोर्चे की संवेदनशीलता और बढ़ गई है। ऐसे माहौल में भारतीय सेना का ये निर्णय एक सुनियोजित रणनीतिक कदम माना जा रहा है। यहाँ हमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर के महत्व को भी समझना चाहिए। यह मात्र 20 से 22 किलोमीटर चौड़ी जमीन का टुकड़ा है। इसे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भारत की चिकन नेक कहती है। ये बेहद इंपॉर्टेंट भूभाग है क्योंकि यह भारत को उसके पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र से जोड़ता है। इस पर किसी भी तरह का दबाव या अस्थिरता भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीधे खतरे के बराबर है। दूसरी तरफ भारत बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा पहले से ही संवेदनशील मानी जाती है। गृह मंत्री अमित शाह कई बार जनसांख्यिकीय बदलावों की बात उठाते रहते हैं, जिसका कारण वे इलीगल माइग्रेशन बताते हैं। ऐसे में सेना और बीएसएफ के बीच बेहतर तालमेल की आवश्यकता लगातार महसूस की जा रही थी, लेकिन मुद्दा यहीं खत्म नहीं होता। चीन ने अरुणाचल में एलएसी के पास तेजी से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। इसके अलावा जून में चीन ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ एक त्रिपक्षीय वार्ता भी आयोजित की थी, जिसे भारत की अनुपस्थिति में एक रणनीतिक संदेश के तौर पर देखा गया। साथ ही 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तान की नौसेना का चटगांव बंदरगाह पहुंचना इस पूरे क्षेत्र की बदलती कूटनीति का संकेत है। इसलिए इन नए गैरिसन्स का उद्देश्य इस पूरे क्षेत्र में सेना की मौजूदगी को और मजबूत करना, निगरानी बढ़ाना और किसी भी उभरती चुनौती पर तुरंत प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना है। असम के मुख्यमंत्री हाल ही में लंदन रवाना हुए हैं। लंदन में वे ब्रिटिश म्यूजियम में सुरक्षित रखे गए पवित्र वृंदावनी वस्त्र को भारत वापस लाने की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू करेंगे। वृंदावनी वस्त्र क्या है और ये क्यों खास है, आइए समझते हैं। देखिए, वृंदावनी वस्त्र को ऐसे समझिए कि वृंदावन में बाल कृष्ण की लीलाएं, उनकी दिव्य माखन चोरी, गोपियों के साथ खेले गए नटखट प्रसंग और जीवन की अनेक घटनाएं यदि उन्हें धागों में पिरोकर किसी कलाकृति में अमर किया जाए तो उसका नाम होगा वृंदावनी वस्त्र। वृंदावनी वस्त्र 400 साल पुरानी असम की एक अनमोल धरोहर है। यह कृष्ण लीला को दर्शाने वाले चित्रों और बारीक बुनावट के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। असम की ये 400 वर्ष पुरानी उत्कृष्ट रचना सिर्फ एक कपड़ा नहीं बल्कि आस्था, कला और इतिहास का संगम है, जो आज ब्रिटिश म्यूजियम में सुरक्षित है और जिसकी वापसी के लिए असम सरकार प्रयासरत है। इस कला रचना को लाम्पास तकनीक से बनाया गया है, बुना गया है। एक बेहद जटिल बुनाई शैली है ये, जिसमें 2 बुनकर एक साथ काम करते हैं। रेशम पर रंगीन धागों जैसे कि लाल, पीले, हरे, काले और सफेद से बनाए गए ये डिजाइन इतने बारीक और जीवंत होते हैं कि देखने वालों को ये धागा नहीं बल्कि जीवंत चित्र लगता है। यह वस्त्र 1.5 मीटर लंबा है और मूल रूप से 15 अलग अलग रेशमी टुकड़ों को जोड़कर तैयार किया गया था। इस महान कलाकृति के जन्म के पीछे एक ऐतिहासिक कथा भी है। कथा कहती है कि इस वस्त्र को बनाया गया था महापुरुष श्रीमंत शंकर देव के मार्गदर्शन में और कूच राजा नर नारायण के अनुरोध पर। यह राजा उस समय असम और बंगाल के बड़े हिस्सों के शासक थे। कथा कहती है कि शंकर देव को अहोम शासन काल में ब्राह्मण पुरोहितों के उकसावे पर प्रताड़ित किया गया तो राजा नर नारायण ने उन्हें संरक्षण दिया। इन्हीं परिस्थितियों में इस वस्त्र का सृजन हुआ, जिसका केंद्र बिंदु था असमिया वैष्णव परंपरा और कृष्ण भक्ति। इतिहासकार बताते हैं कि यह वस्त्र असम से तिब्बत पहुंचा और वहां से 1904 में ब्रिटिश म्यूजियम ने इसे अपने संग्रह में शामिल किया। आज यह विश्व भर के दर्शकों के लिए असम की प्राचीन कला और वैष्णव संस्कृति का चमकता हुआ प्रतीक है। दोस्तों, खगोल विज्ञान में पहली बार ब्लैक होल ट्रिपल सिस्टम की खोज हुई। यह एक बेहद अनोखा और अब तक का पहला ऐसा खगोलीय सिस्टम है जिसमें एक ब्लैक होल के साथ 2 अलग अलग तारे मौजूद हैं। इसका केंद्र एक ब्लैक होल है जो अपने बेहद नजदीक घूम रहे छोटे तारे को धीरे धीरे अपनी ओर खींच रहा है, यानी उसे कंज्यूम कर रहा है। इसके अलावा एक दूसरा तारा भी है जो देखने में ऐसा लगता है कि वह ब्लैक होल के पास घूम रहा है, लेकिन वास्तव में वह उससे काफी दूर है।
यह पूरा सिस्टम धरती से करीब 8000 लाइट ईयर्स दूर सिग्नस नक्षत्र में मौजूद है। इसमें ब्लैक होल V404 सिग्नी है, जिसका साइज हमारे सूरज से लगभग 9 गुना बड़ा है। देखिए, जब कोई बहुत बड़ा तारा अपनी उम्र के अंत में सुपरनोवा विस्फोट करता है और उसका कोर सूरज के द्रव्यमान से लगभग 2.5 गुना ज्यादा भारी होता है, तो वह कोर अपने ही गुरुत्वाकर्षण में धंसकर एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जहां उसकी घनत्व अनंत जैसा हो जाए और उसका गुरुत्व बल इतना बढ़ जाता है कि रोशनी तक बाहर नहीं निकल पाती। इसी को ब्लैक होल कहते हैं। अब बात करें इस सिस्टम की, तो यह सिस्टम खास इसलिए है क्योंकि अधिकतर ब्लैक होल बाइनरी सिस्टम में पाए जाते हैं, यानी ब्लैक होल प्लस एक साथी तारा या फिर ब्लैक होल प्लस एक ब्लैक होल। लेकिन इस सिस्टम में एक तारा केवल 6.5 दिन में ब्लैक होल की परिक्रमा करता है, जबकि दूसरा तारा इतनी दूर है कि उसकी एक परिक्रमा पूरी करने में 70,000 साल लग जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार यह ब्लैक होल सुपरनोवा विस्फोट से नहीं बना, क्योंकि सुपरनोवा आमतौर पर बाहरी तारों को दूर धकेल देता है। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ब्लैक होल डायरेक्ट कोलैप्स से बना है, मतलब तारा अपना ईंधन खत्म होने पर बिना विस्फोट किए सीधे अंदर की ओर धंस जाता है। यही कारण है कि इसके आसपास 2 तारे अब भी मौजूद हैं। इस खोज ने वैज्ञानिकों के सामने नया सवाल खड़ा कर दिया है कि कुछ ब्लैक होल किस तरह बिना सुपरनोवा के जन्म लेते हैं और इतने जटिल मल्टी स्टार सिस्टम कैसे बनते हैं। आइए जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल है 2024 का इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार तथा इसके संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करें। 2024 में यह पुरस्कार चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बैशलेट को प्रदान किया गया। यह पुरस्कार केवल शांति स्थापना से संबंधित कार्यों के लिए दिया जाता है। इसकी स्थापना 1986 में इंदिरा गांधी की स्मृति में की गई थी। यह पुरस्कार राष्ट्रीयता, धर्म या नस्ल के आधार पर भेदभाव किए बिना दिया जाता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही कथनों का चयन करना है। केवल 1 और 3, केवल 1, 3 और 4, केवल 2 और 4 या फिर 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2026 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। CCPI 2026 में भारत 13 स्थान गिरकर 23वें स्थान पर पहुंच गया। इस इंडेक्स को जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क मिलकर जारी करते हैं। भारत को इस वर्ष हाई परफॉर्मर कैटेगरी में रखा गया है। CCPI देशों का मूल्यांकन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा उपयोग और जलवायु नीति पर करता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनना है। केवल 1 और 4, केवल 2, 3 और 4, केवल 1, 2 और 4 या फिर 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्यपाल की विधायी शक्तियों पर दिए गए नवीनतम निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल किसी बिल पर मंजूरी देना, राष्ट्रपति को भेजना या टिप्पणी के साथ वापस करना, इन्हीं 3 विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि डीम्ड एसेंट घोषित करना आर्टिकल 142 के तहत पूरी तरह वैध है। राज्यपाल द्वारा बिल को अत्यधिक समय तक लंबित रखने पर अदालत हस्तक्षेप कर सकती है। आर्टिकल 361 राज्यपाल को व्यक्तिगत प्रतिरक्षा देता है, पर उनकी गैर कार्रवाई न्यायिक समीक्षा के तहत आ सकती है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही कथनों का चयन कीजिए। केवल 1 और 3, केवल 1, 3 और 4, केवल 2, 3 और 4 या फिर 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न भारत की पहली स्वदेशी क्रिस्पर आधारित जीन थेरेपी बिरसा 101 के बारे में सही कथन चुनिए। इसे भारत ने किसी विदेश लैब की तकनीक से विकसित किया है। यह थेरेपी सिकल सेल डिजीज के इलाज के लिए बनाई गई है। इसका विकास DRDO ने किया है। यह बार बार दी जाने वाली थेरेपी है। अगला प्रश्न है हाल ही में मुख्य आर्थिक सलाहकार द्वारा व्यक्त की गई IPO बाजार से जुड़ी चिंताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। CEA के अनुसार कंपनियां IPO को लंबे समय का पूंजी निवेश जुटाने के बजाय शुरुआती निवेशकों के एग्जिट इवेंट के रूप में उपयोग कर रही हैं। 2025 में अब तक कुल IPO फंड का अधिकांश हिस्सा नए शेयर जारी करने से प्राप्त हुआ है, न कि OFS से। OFS में जुटाई गई राशि सीधे कंपनी के विस्तार के लिए उपयोग की जाती है। CEA का मानना है कि दीर्घकालीन परियोजनाओं के लिए मजबूत बॉन्ड मार्केट और बड़े संस्थागत निवेश, पेंशन या फिर इंश्योरेंस फंड आवश्यक है। सही विकल्प चुनना है। केवल 1 और 4, केवल 2 और 3, केवल 1, 2 और 4 या फिर 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा समूह गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल GCC के सभी सही सदस्य देशों को दर्शाता है। सऊदी अरब, UAE, कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान। सऊदी अरब, UAE, कतर, बहरीन, इराक, कुवैत। सऊदी अरब, ओमान, जॉर्डन, कतर, बहरीन, UAE या फिर UAE, कतर, ओमान, यमन, कुवैत, बहरीन। अगला प्रश्न है सेंटिनल-6B सैटेलाइट का मुख्य कार्य क्या है। अंतरिक्ष मलबा ट्रैक करना, समुद्री स्तर को हाई प्रिसिजन से मापना, मंगल ग्रह के मौसम का अध्ययन करना या फिर सोलर फ्लेयर्स की ऊर्जा को मापना। अगला प्रश्न है वृंदावनी वस्त्र की उत्पत्ति के संदर्भ में सही विकल्प चुनिए। यह असम में अहोम राजाओं द्वारा युद्ध विजय के स्मरण में तैयार किया गया था। इसे श्रीमंत शंकर देव के मार्गदर्शन में कूच राजा नर नारायण के अनुरोध पर बुना गया था। यह मूल रूप से बंगाल में तैयार होकर असम भेजा गया था। इसे 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश अधिकारियों ने असम में बनवाया था।
तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। अगले शनिवार रात 9 बजे आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। इस बुलेटिन की PDF चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और जो सवाल मैंने पूछे हैं उनके जवाब जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। पिछले हफ्ते जो सवाल मैंने पूछे हैं उनके जवाब आप स्क्रीन पर देख पाएंगे। नमस्कार।